गुड मॉर्निंग। ऑस्ट्रेलिया में 10 बज गए हैं और इंडिया की बात करें तो वहाँ पे सुबह के 5 बजे हुए हैं। लोग ज़्यादातर सो रहे होंगे अब तक। तो दोस्तों, आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मेरे पास काफ़ी सवाल आ रहे हैं कि हमने स्टूडेंट वीज़ा पे ऑस्ट्रेलिया आना है। कुछ लोग बच्चे पूछ रहे हैं कि हम स्कूलिंग वीज़ा पे यहाँ पे कैसे आ सकते हैं। और बहुत ज़्यादा जो सवाल हैं उनमें ये सवाल हैं कि मैंने BSc IT की है, मैंने BCom की है, मैंने BBA की है, मैंने BA की है, मैं कौन सा मास्टर डिग्री का कोर्स ऑस्ट्रेलिया में लेके आऊँ कि यहाँ पे मैं जिससे यहाँ पे PR हासिल कर लूँ। और बहुत सारे लोगों के ये सवाल है कि कौन सी ऐसी रीजनल स्टेट है जो उनके लिए बेटर है PR हासिल करने के लिए। सो दोस्तों, ऐसे काफ़ी सवाल हैं आपके और आपके मन में काफ़ी डाउट्स हैं। सो इस वीडियो के जरिए आज सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करवाऊंगा क्योंकि आज मैं स्पेशल ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट होते हैं जिनको इमिग्रेशन का वकील भी कहते हैं। तो आज रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हैं तो उनके पास मैं जा रहा हूं। मैंने अपॉइंटमेंट ली हुई है आप लोगों के लिए कि आपके जो सवाल हैं, आपके जो डाउट्स हैं, इस वीडियो के जरिए वो सारे डाउट्स आज क्लियर हो सकें। सो दोस्तों, आज मैं फिर जा रहा हूं उनके पास। 11 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट है। तकरीबन मुझे 15-20 मिनट वहाँ पहुँचने में भी लगेंगे। तो चलिए लेट्स सी, आपको वहीं पे फिर मैं जो रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हैं उनके साथ ही वहाँ पे मिलता हूँ और आपके जितने डाउट्स हैं उन सबको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखें और बीच में से कहीं भी इसको स्किप ना करें। अगर आपने 10 सेकंड भी स्किप कर दिए तो आपको ये वीडियो दोबारा रीप्ले करके सारी देखनी पड़ेगी। तो कोशिश करें इस वीडियो को पूरा देखें और मेरी उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए आपके सारे डाउट्स आज क्लियर कर दूंगा मैं। सबसे पहले हम स्कूलिंग वीज़ा की शुरुआत करेंगे और आज मेरे साथ मेरे स्पेशल गेस्ट, मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पे मिस्टर सुमित कुमार, जो कि रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हैं ऑस्ट्रेलिया में, एडिलेड बेस्ड में। और रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट, इनको एक इमिग्रेशन का वकील ही कह सकते हैं। तो आज उनके साथ हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उनका स्वागत करते हैं। हाँ जी सुमित जी, क्या हाल है जी? हेलो गौरव जी, हाउ आर यू? या गुड, थैंक यू। सुमित जी हमारे साथ हैं तो सवालों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हम स्कूलिंग वीज़ा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में स्कूलिंग वीज़ा क्या है और इसका क्या प्रोसेस है, क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सुमित जी, सबसे पहला सवाल, स्कूलिंग वीज़ा है क्या, इसके बारे में बताएं। देखिए सर, जो स्कूलिंग वीज़ा है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टूडेंट वीज़ा। जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है या डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स है, वो उसने जो भी स्टूडेंट वीज़ाज़ की एप्लीकेशंस होती है, इरिस्पेक्टिव कि वो स्कूलिंग की हो या हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हो, वो सब प्लस 500 के 100 में आती है। ठीक है। अब स्कूलिंग वीज़ा में ऐसा होता है कि किसी बच्चे ने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए आना है स्कूलिंग में, तो वो आ सकता है। बट उसकी कुछ एक कंडीशंस हैं, जैसे कि सबसे पहली कंडीशन है कि बच्चे की कम से कम उम्र जो होनी चाहिए वो 6 साल होनी चाहिए। 6 साल से छोटा बच्चा स्कूलिंग वीज़ा पे नहीं आ सकता। और उसके ऊपर भी जो डिपार्टमेंट ने है, वो हर एक सेशन के लिए उन्होंने मिनिमम एज फ़िक्स करी हुई है। जैसे कि अगर बच्चे ने 9वीं में आना है तो बच्चा मिनिमम 17 साल की उम्र का होना चाहिए। अगर 10वीं में आना है तो वो कम से कम 18 साल का होना चाहिए। तो इस हिसाब से डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन ने हर एक की एक रिक्वायरमेंट और एज फिक्स करी हुई है। ठीक है। तो बाकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो नॉर्मल हम स्टूडेंट वीज़ा पे चलते हैं, जैसे कि फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट होगी या आपकी इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट होगी या आपकी एडमिशन्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो सेम होती है। बट स्कूलिंग में जब बच्चा स्कूल पे आता है तो उसको आईलेट्स या इंग्लिश स्कोर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। जब डिपार्टमेंट उसकी यहाँ जो एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है हर स्टेट का, जिस स्टेट में बच्चे ने पढ़ने आना है, तो उस एजुकेशन डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं उसमें। तो सबसे पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास जाके हम उनकी रिक्वायरमेंट मीट करते हैं। आफ्टर COE मिलने के बाद देन हम उसकी एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के पास। ठीक है। सबसे बड़ी बात, इंग्लिश आपने बता दिया कि इंग्लिश लैंग्वेज की कोई ज़रूरत नहीं है। जी सेकंड बात आ गई फंड्स। जी कितने फंड्स चाहिए जी। और कितनी फ़ीस रहती है स्कूलिंग वीज़ा में 1 साल की बच्चे की? देखिए, जो फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट होती है उसके 3-4 अलग-अलग कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है लिविंग एक्सपेंस। लिविंग एक्सपेंस में डिपार्टमेंट ये कहता है कि अगर कोई भी स्टूडेंट, अगर वो स्कूल में आ रहा है या वो आपके हायर एजुकेशन या वोकेशनल कोर्स में आ रहा है, तो उसका मिनिमम जो लिविंग एक्सपेंस है डिपार्टमेंट $21,041 मांगता है कि आपके पास इतने फ़ंड्स एज अ लिविंग एक्सपेंस 1 साल के लिए होने चाहिए कि अगर जब आप आते हैं
तो आपका अगर आपके पास काम नहीं मिलता है या आपको आप और कुछ नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम आप 1 साल का आपके पास अपना घर चलाने का, अपना सारा कुछ करने का पैसा होना चाहिए, जो कि उसकी रिक्वायरमेंट है $21,041। उसके अलावा जो डिपार्टमेंट चाहता है, वो चाहता है कि आप जो भी स्टूडेंट आए उसके पास कम से कम 1 साल की कोर्स की फ़ीस होनी चाहिए। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें, अगर मैं साउथ ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, तो अगर हम साउथ ऑस्ट्रेलिया स्कूल्स की बात करें तो उसमें जो 1 साल की फ़ीस है वो अराउंड $12,000 के आसपास रेंज करती है। और इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस स्कूल में जा रहे हैं। ये जो 12,000 की मैं बात कर रहा हूँ एवरेज, ये गवर्नमेंट स्कूल्स की है, बट अगर आप प्राइवेट में जाना चाहते हैं तो उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है। अच्छा, और बड़ा सवाल कि बच्चा अंडर 18 है, ठीक है, तो उसके पेरेंट्स के मन में डर है कि हम बच्चे को कैसे भेजें वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, तो क्या पेरेंट्स का कोई मेंबर भी अलाउ है यहाँ पे? देखिए, उसमें 2 ऑप्शंस होती हैं कि क्योंकि बच्चा 18 साल से छोटा है, तो इसमें जो एजुकेशन प्रोवाइडर होता है और जो डिपार्टमेंट होता है, वो चाहता है कि जब बच्चा ऑस्ट्रेलिया में आए तो बच्चे की टेक केयर करने वाला, क्योंकि बच्चा अभी माइनर है, कोई ना कोई होना चाहिए। उसमें 2 ऑप्शंस होती हैं, एक तो बच्चे के पेरेंट्स खुद आ सकते हैं उसके साथ, दूसरी अगर बच्चे का कोई रिश्तेदार यहाँ पे रहता है और पेरेंट्स उस बंदे को नॉमिनेट कर देते हैं कि एज़ अ टेक केयर और गार्डियन, तो वो भी डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करता है। ठीक है। बट इसमें बहुत सी मिसकंसेप्शंस पेरेंट्स के रिलेटेड ये हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी इंक्वायरीज़ आती हैं कि भाई हम यहाँ पे आके काम कर सकते हैं। देखिए, आप जब पेरेंट्स यहाँ पे आते हैं तो वो एज अ बच्चे की टेक केयर के लिए आते हैं, काम करने के लिए नहीं आते हैं। तो डिपार्टमेंट उनके ऊपर स्पेशल कंडीशन लगाता है, जिसका मतलब होता है कि नो वर्क, यू ओनली हैव टू लुक आफ्टर द किड, दैट्स इट। ओके, यानी पेरेंट्स के पास कोई वर्क राइट्स नहीं होंगे नो। और बच्चे के पास वर्क राइट्स होंगे? देखिए, बच्चा 18 साल से छोटा है, जो लीगली है बच्चा वही कर सकता है, बट बच्चा का प्राइमरी फोकस जो होता है वो स्टूडेंट होता है, तो उसको पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसको अपनी अटेंडेंस, उसको और अदर जो वीज़ा कंडीशंस होती हैं वो भी मीट करनी होती हैं। ओके, इंश्योरेंस की बात करें तो बहुत बड़ी बात है। इंश्योरेंस अगर एक सिंगल स्टूडेंट का लेना है तो उसका प्राइस बहुत कम है, और अगर उसके साथ उसका पेरेंट्स मेंबर कोई अटैच हो गया तो वो इंश्योरेंस की कॉस्ट काफ़ी हाई हो जाती है। देखिए, उसमें आप क्या करते हैं कि पेरेंट्स की अलग ले सकते हैं और बच्चे की अलग ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों दे आर नॉट अ मेंबर ऑफ़ फैमिली यूनिट। मेंबर ऑफ़ फैमिली यूनिट में होता है कि जो प्राइमरी एप्लीकेंट है उसके उसके डायरेक्ट जो फैमिली होती है उसको हम मेंबर ऑफ़ फैमिली यूनिट कहते हैं। तो इसमें आप अलग अलग ले सकते हैं। बट अगर मैं इसको दूसरे एजुकेशन सेक्टर की बात करूँ, वोकेशनल हो गया या हायर एजुकेशन सेक्टर हो गया, जिसमें कि हस्बैंड वाइफ आते हैं या बच्चे आते हैं, तो अगर वो अलग अलग लेते हैं, डिपार्टमेंट को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है अलग अलग इंश्योरेंस लेने को। बट उसमें होता है कि इन फ्यूचर अगर एप्लीकेंट को या सेकेंडरी एप्लीकेंट्स को क्लेम का इशू आया, तो उसमें ये होता है कि इंश्योरेंस कंपनी उस केस को रिफ्यूज़ भी कर सकती है, क्योंकि इसमें एज अ सिंगल आपको बहुत कम प्रीमियम देना पड़ता है, बट एज अ कपल और एज अ फैमिली आपको बहुत ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ता है। तो इसका सक्सेस रेट कितना मान के चले हम? देखिए, अभी अभी ऑस्ट्रेलिया में स्कूल में बच्चे आते हैं, बट एज़ कम्पेयर टू अगर मैं वोकेशनल या हायर एजुकेशन सेक्टर की बात करूं, तो स्कूल में अभी बच्चे बहुत कम आते हैं। जो मैक्सिमम वीज़ा उनको मिल सकता है एक टाइम में वो 5 साल का मिल सकता है, उससे ज़्यादा का नहीं डिपार्टमेंट इशू करता। कि आपने क्या पढ़ना है, क्या क्या आपने कोर्स करने हैं या किस क्लास तक आपने जाना है, वो डिपेंड करता है। आप उसके बाद वीज़ा एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। तो अ, अगर बच्चा 10th में यहाँ पे आ गया, जी, ठीक है, तो वो +2 तक यहाँ पे जी, जो एजुकेशन है हासिल कर लेता है, जी, उसके आगे वो बैचलर डिग्री ज्वाइन कर सकता है, जी। ताकि हर बच्चे का ड्रीम है कि वो ऑस्ट्रेलिया में सेट हो, पीआर हासिल करे। जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जब हमारे पास भी स्कूलिंग की इंक्वायरीज़ आती हैं कि बच्चे को हमने 5th में लेके आना है, 6th में लेके आना है, तो हम पेरेंट्स को यही रिकमेंड करते हैं कि आप 5th 6th में बच्चे को ना लेके आएँ। अगर आप बच्चे को लेके आना चाहते हैं, तो ईयर 10 से ईयर 11 से आप लेके आएँ उसको। उसका रीज़न, बहुत बड़ा रीज़न ये है कि अगर बच्चा यहाँ पे ईयर 12 करता है, ठीक है, और उसके बाद उसको बैचलर में जाना है, तो उसको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्योंकि जब हम वोकेशनल या एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं, हायर एजुकेशन की बात करते हैं, तो उसमें इंग्लिश के डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं, जिसमें से एप्लीकेंट को वो कंपोनेंट टिक करना होता है। उसमें से एक कंपोनेंट इंग्लिश का भी होता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अगर कोई यहाँ पे ईयर 12 करता है और ईयर 12 करने के विदिन 2 साल के अंदर आपका अपना हायर एजुकेशन या बैचलर्स का या वोकेशनल का अगर वो स्टूडेंट वीज़ा लॉन्च करता है, तो उसको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके। अच्छा, बात आ गई फंड्स की। फंड्स
उसके पेरेंट्स किस रूप में शो कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया से शो करने हो तो? देखिए, जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है उसमें जो हमारे इंडिया में जो फंड्स अवेलेबल होते हैं वो कई डिफरेंट सोर्सेज के होते हैं। कईयों के बैंक में पड़े होते हैं, फ़िक्स डिपॉज़िट होती है, जो सरकारी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके प्रोविडेंट फ़ंड होता है, कईयों ने पोस्ट ऑफिस में अपने फ़ंड्स रखे होते हैं, कईयों ने म्यूचुअल फ़ंड इन्वेस्ट किए होते हैं। बट जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वो ये कहता है कि जो आपके फ़ंड हों, जो आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए शो कर रहे हैं, वो आपके फ़ाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में होने चाहिए। फ़ाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मीन्स बैंक में। अब बैंक में वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, वो फ़िक्स डिपॉज़िट के रूप में हो सकते हैं, वो सेविंग बैंक के रूप में हो सकते हैं, वो आप एजुकेशन लोन के रूप में भी दिखा सकते हैं। तो बैंक वो एक्सेप्ट करता है। हमारे लोग कई बार प्रोविडेंट फ़ंड की स्टेटमेंट लगा देते हैं या म्यूचुअल फ़ंड की लगा देते हैं, डिपार्टमेंट उनको एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि वो जो फ़ंड्स होते हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास नहीं होते हैं, वो और डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन है उसके अंडर नहीं आते हैं। अच्छा, कौन से फैमिली मेम्बर्स वो फंड्स दिखा सकते हैं? देखिए, नॉर्मली अगर बच्चा स्कूलिंग में आ रहा है तो पेरेंट्स अगर दिखा सकते हैं तो दे आर मोर प्रेफरेबल। बट अगर पेरेंट्स के पास फ़ंड नहीं है या कुछ कम एक ज़्यादा है तो वो एजुकेशन लोन की तरफ भी जा सकते हैं। अगर एजुकेशन लोन भी अवेलेबल नहीं है तो एप्लीकेंट का कोई डायरेक्ट रिलेटिव जिसके साथ एप्लीकेंट अपना रिलेशनशिप प्रूव कर सके, ठीक है, तो वो भी दिखा सकता है। बट यहाँ पे एक मुद्दे की बात ये आती है कि फ़ंड दिखाने जो रिलेटिव होता है फ़ंड वो दिखा सकता है बट कई बार डिपार्टमेंट ये चाहता है कि वो फ़ंड जो हैं जो एप्लीकेंट का रिलेटिव एप्लीकेंट को दिखा रहा है वो फ़ंड ऑस्ट्रेलिया में ट्रांसफ़र किए जाएं, तो प्रॉब्लम वहाँ पे होती है। अगर वही फ़ंड अगर एप्लीकेंट के पेरेंट्स के होंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो जेन्युइन फ़ंड्स होते हैं, पेरेंट्स के पास होते हैं। बट रिलेटिव के पास फ़ंड दिखाना एक आसान है, बट उसको ट्रांसफ़र करना मुश्किल होता है, जो आमतौर पर स्टूडेंट्स कई बार सिचुएशन फेस करते हैं। थैंक यू। थैंक यू जी। तो दोस्तों ये थे रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट जिन्होंने स्कूलिंग वीज़ा के बारे में आपको ब्रीफ में हर चीज़ बता दी। मुझे लगता है कि आपके माइंड में कोई डाउट्स हैं तो वो सारे डाउट्स आज आपके क्लियर हो गए होंगे। सो दोस्तों, आज स्कूलिंग वीज़ा की ये हमने इंटरव्यू इनकी की है और नेक्स्ट मेरी जो वीडियो आ रही है वो स्टूडेंट वीज़ा पे आ रही है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू।